एक लड़की जो हिंदू परिवार में पैदा होती है, जब वो लड़की 4 से 5 साल की होती है तो 5वीं साल में वो कहती है कि मुझे रामपुर जाना है, मुझे नवाबों के घर जाना है, वहां पर हमारी संपत्ति का बंटवारा होगा और उस बंटवारे में से मुझे हिस्सा लेना है। दोस्तों, माँ बाप बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं कि कहाँ हम हिंदू और कहाँ नवाबों की बात कर रही है, वो भी रामपुर में। ये परिवार संग रह जाता है। अच्छा, ये यहाँ पर एक और चीज बताती है कि कहती है कि मुझे धोखे से इस दुनिया से दूर किया गया है और मेरे भाई के ही जरिए किया गया है। भाई से तो बदला जरूर लेकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पर एक और बड़ी बात आती है, क्योंकि नवाबों का जो रामपुर में शासन काल रहा था, वहां पर कुल 10 नवाब होते हैं, लेकिन इस लड़की को नहीं पता कि मैं कौन से नवाब के खानदान से आती हूँ, यानी कौन से राजा नवाब के शासन काल से आती हूँ। ये बस यही कहती है कि संपत्ति और मेरे प्रेम के ऊपर मुझे मारा गया है, उस भाई को नहीं छोड़ूंगी। अब इसको कौन समझाए कि देश का बंटवारा भी हो चुका है, देश बदल भी चुका है और यहाँ पर अब वो चीजें नहीं रही हैं जो पहले थी। दोस्तों, रामपुर में नवाबों की जो संपत्ति है, जिसे शायद कुछ संपत्ति सरकारों के अंडर आ चुकी है, लेकिन कुछ संपत्ति विवादों की वजह से घिरी हुई है और जिनमें शायद हरियाली ने अपनी जगह ले ली है। आखिरकार नवाब हो या कोई भी और शासन हो, आए तो सब बाहर से ही थे। दोस्तों, यहाँ पर भारत में मुगल बाहर से आए, नवाब बाहर से आए, अंग्रेज बाहर से आए, यहाँ पर सब लोगों ने बाहर से आकर अपनी दादागिरी झाड़ने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना कि अंत में जो एक रोशनी होती है ना, वो हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। आखिर ये लड़की कौन थी? आज भी जीवित है ये लड़की और बाकायदा कहती है कि मैं नवाबों के खानदान में थी और मैं उनसे संपत्ति लेकर रहूंगी। और आज भी कहती हैं कि मुझे एक एक बात याद है, मुझे एक एक चीज याद है। तो क्यों एक नवाब ने अपनी सगी बहन की, यानी अपनी सगी बहन को इस दुनिया से दूर भेज दिया था? कई गोलियों के निशान इस लड़की के शरीर पर आज भी गवाही देते हैं कि गोलियां तो इसको मारी थी, लेकिन ये नहीं पता कि किसी नवाब ने मारी है। लेकिन ये लड़की कहती है कि मुझे मेरे नवाब भाई ने गोली मारी है। दोस्तों, यहाँ पर ये सब कुछ बहुत कुछ बयां करता है। क्या थी इस लड़की की प्रेम कहानी और कौन सा था वो बंटवारा जिसके ऊपर इस लड़की को इस दुनिया से दूर भेज दिया? चलिए एक कहानी की तरफ चलते हैं, एक रोचक सी घटना की तरफ चलते हैं और उसके जन्म के बारे में आपको सारी घटना बताती हूँ। घटना कहाँ से शुरू होती है? अलीगढ़ के एक गांव से घटना शुरू होती है। अलीगढ़ के एक गांव में एक परिवार में एक लड़की का जन्म होता है। अब जन्म की कोई तारीख पक्का पता नहीं है, क्योंकि पहले मावस, पुनवासी, द्वादशी, 23, 14 इन सब चीजों से चीजें काउंटिंग की जाती थी, जो आज हम काउंटिंग करें तो फिर वो फिट नहीं बैठती हैं। तो यहाँ पर इस लड़की का जब जन्म होता है, तो जब इस लड़की को माँ देखती है तो माँ की आंखें भर आती हैं। एक गोली का निशान इसके सीने पर था, यानी एक बहुत गहरा घाव इसके सीने पर था, एक इसके पेट पर था और पेट से दूसरी तरफ दूसरा निशान होता है, यानी 3 निशान थे। और देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो अभी इसके साथ कुछ किया गया हो या अभी इसके साथ ये सब कुछ किया गया हो। और देखने में वो ऐसे लग रहे थे, जो इस लड़की का पिता होता है वो कहता है कि लग रहा है इसको किसी ने गोली मारी हो। माँ कहती है कि तुम पागल हो चुके हो, अभी मुझसे पैदा हुई है, किसने मारी है? मैं भी यहीं पर हूँ, आप भी यहीं पर हैं। तो वो पिता चुप हो जाता है। तुरंत उस बेटी को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर साहब से कहा जाता है कि डॉक्टर साहब, मैंने तो बहुत परहेज किए हैं, बहुत अच्छे से काम को देखा है, कभी कोई ऐसी चोट मेरे पेट को नहीं लगी, तो मेरी बेटी को ऐसे चोटों के निशान क्यों हैं? तो यहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि कभी कभी बच्चों को जन्म से ही ऐसे निशान आते हैं, वो ये नहीं है कि घर वाले ही चोट मारे, ये शायद कुछ और हो सकता है। डॉक्टर भी यहाँ पर ये कहता है कि शायद ये कुछ बातों को याद दिला रहा है। डॉक्टर इतना कहकर इस लड़की के लिए कुछ थोड़ी बहुत दवाई देता है, कहता है कि ये अपने आप ठीक हो जाएंगे और यहाँ पर लड़की को घर लाया जाता है। घर लाने के बाद इस लड़की का नामकरण कराया जाता है और यहाँ पर इस लड़की का नाम पै पर निकलता है, यानी पी, पै, आप किसी पर भी इसका नाम रख सकते हैं। ये परिवार इस बेटी का नाम प्रीति रखता है और प्रीति नाम के साथ इसको पुकारना शुरू कर दिया जाता है। अब दोस्तों, ये लड़की क्या करती है आप लोगों को पता है?
बहुत सारे जो इसकी मम्मी के गहने जेवर हुआ करते हैं, उन्हें जो घर में मिट्टी के मटके नहीं होते हैं उनमें रख देती थी। मतलब इसको जैसे ही कुछ चीजें मिलती थी, चूड़ियां मिलती थी, माँ के कुछ ऐसे सामान मिलते थे, महिलाएं वैसी चीजें खरीद लेती है जो सोने की नहीं होती, तो उन सभी को माटों में रख देती थी। जब ये 7-8 महीने की थी, उससे और बड़ी होती है तो वो जगह जगह माटों के अंदर हाथ देकर देखा करती थी कि इनके अंदर क्या है। सब्र पानी को खराब कर दिया करती थी। माँ बहुत मारा करती थी कि तुम ऐसी हरकत क्यों करती हो प्रीति। तो ये रोने लगती है, कुछ भी नहीं बताती है। धीरे धीरे जब ये 2 साल की होती है, 2 साल की उम्र में ये अब घर के सोने चांदी को ढूंढने लगी थी। पैसों से इस लड़की को बहुत प्यार था और ये बार बार ये कहा करती थी कि मेरे भाई ने मुझे मार दिया, माँ मेरे भाई ने मुझे मार दिया। अब इस घर में इसके भाई थे, ये भाइयों के पास नहीं जाती है। कहती है कि भाई तो बुरे होते हैं, भाई गोली से मारते हैं, आपको नहीं पता माँ, भाई गोली से मारते हैं। इतना कहते ही ये इधर उधर भाग जाती है। दोस्तों ये 3 साल की होती है। 3 साल तक इसकी ये हरकतें बढ़ने लगती हैं। रात को पसीनों में तरबदर बैठी होती है, कहती है कि मेरा भाई बंदूक लेकर मेरे पीछे भाग रहा है, माँ वो बारूद भर रहा है और मुझे मारेगा। बहुत जोर जोर से रोने लगती है, माँ मुझे बचा लो, माँ मैं जीवित रहना चाहती हूँ, पहले भी मुझे मार दिया, मेरे प्रेमी को मार दिया, माँ मैं मर नहीं सकती। अब माँ हैरान हो जाती है, कहाँ इसका प्रेमी, कहाँ ये। माँ कहती है कि तू पागल हो गई है। दोबारा से माँ उसी डॉक्टर के पास पहुंचती है। जब इस लड़की को डॉक्टर साहब के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर साहब इस लड़की को देखकर और इसके हाव भाव को देखकर करीबन 1 घंटा जो डॉक्टर होते हैं वो इस प्रीति से बात करते हैं। ये डॉक्टर साहब के सामने पूरी कहानी बयां करती है। कहती है कि मेरा एक प्रेमी था, मेरा नाम यहाँ पर मुमताज जमीन बेगम था, यानी मुमताज जमीन बेगम मेरा नाम होता है। मेरा भाई होता है नवाब खान, मेरा भाई था और जिसने मुझे बड़ी बेरहमी से मार दिया, मेरे प्रेमी को भी मार दिया, क्योंकि मैंने उससे अपना हिस्सा मांग लिया था और उसने कहा था बंदूक में बारूद भरते हुए कि तुझे हिस्सा मैं दूंगा। डॉक्टर इसकी कहानी सुनकर रोने लगते हैं, लेकिन माँ बाप तो बाहर बैठे हुए थे। वो अपनी प्रेम कहानी बताती है और डॉक्टर अपने आंसू पोंछते हुए इसके घर वालों को बुलाते हैं। कहते हैं कि आपको वजह की जड़ तक जाना होगा, यानी आपको तह तक जाना होगा। आपकी बेटी के जो बीता हुआ समय है वो पीछा नहीं छोड़ रहा है। आपकी बेटी कुछ बीते वक्त की बातें करती हैं जिन्हें आपको इनसे पूछना होगा। दोस्तों माँ बाप को बड़ी बेचैनी और यहाँ पर चिंता सताने लगती है। कौन सा बीता अतीत, हमारा तो कोई अतीत ही नहीं है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि पिछले जन्म की बातों को साथ लेकर आई है और आज उन बातों के सवाल जवाब ढूंढ रही है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर प्रीति को घर ले जाया जाता है। प्रीति 5वीं साल में चल रही थी, भाइयों का सामना नहीं करती है। जो इस घर में भाई थे, भाई भी मजाक के तौर पर इसको डराया करते थे। ये डरकर अंदर चली जाती है। माँ कई दिन पूछने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर प्रीति को माँ रोते हुए दिखती है। वो एक कोठरी में बैठकर रोती हुई रहती है और कहती है कि मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, मेरा यहाँ मन नहीं लगता है। ना ही तो यहाँ पर दौलत है, ना ही शोहरत है, ना वो संपत्ति है, ना वो महल है, ना वो किले हैं। मैं यहाँ पर कैसे रहूंगी। मतलब जाने किससे ये कह रही थी। जब ये बात प्रीति की माँ सुनती है तो बेटी को गले लगाती है और कहती है कि लाडो तू क्यों रो रही है। वो कहती है कि माँ मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं एक नवाब खानदान से हूँ, मैं आपसे क्या कहूँ। माँ कहती है कि बेटी ये पूरा मामला क्या है, कौन से नवाब खानदान से है तू, क्या है क्या नहीं है, मुझे सारी जानकारी बहुत अच्छे से बता। तूने डॉक्टर साहब को सब कुछ बता दिया, क्या अपनी माँ पर विश्वास नहीं है तुझे। यहाँ पर प्रीति कहती है कि हाँ माँ पूरा विश्वास है। और प्रीति बहुत जोर जोर से रो रही थी। माँ उसे गले लगाती है, कहती है कि हर बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं, तू छोटी है, इन बातों को नहीं समझेगी। तो भागकर प्रीति कहती है कि माँ अपनों ने ही मुझे गोली मारी है, तो अपनों पर तो मैं विश्वास नहीं कर सकती। माँ हैरान भरी नजरों से देखती और कहती है कि बेटी वो समय नहीं रहा है, अब रिश्ते बदल चुके हैं। अब लोगों में एक दूसरे से प्यार है, अब लोगों में एक दूसरे से पैसों को लेकर लड़ाई नहीं है। तुम कहाँ से आई हो, क्या हो, मुझे सब कुछ जानना है और ना ही मुझे मालूम तू कहाँ से आई है। लेकिन मुझे बता तो सही तेरी तकलीफ क्या है, तेरी परेशानी क्या है। प्रीति मैं तेरी परेशानी कम करूंगी मेरी लाडो,
मुझे बताओ तो सही। यहाँ पर प्रीति बताती है, कहती है कि माँ, रामपुर को आप जानती हो? वो कहती है कि हाँ बेटी, रामपुर को जानती हूँ। वो कहती है कि माँ, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है। हाँ बेटी, ये बात भी सत्य है। वो कहती है कि माँ, यहाँ पर जो सबसे पहला शासक जिसने नवाबों की संपत्ति की यानी जो नवाबों का शासनकाल था उसकी स्थापना की थी इस शहर में, यानी जो रामपुर शहर है इसमें, दरअसल उसका नाम फैजुल्लाह खान था और 1774 में माँ उसने ये सब कुछ किया था। मतलब ये 5 साल की उम्र में ये बताती है। माँ कहती है कि हाँ बेटी, कह तो तू सही रही है, मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि वहां पर नवाबों का परिवार रहता है और आज तो बहुत ज्यादा संख्या में रहता है। कुछ लोग पाकिस्तान चले गए हैं, देश का बंटवारा हो गया है। वो कहती है कि क्या माँ, देश का बंटवारा भी हो गया? माँ कहती है कि हाँ, तुम्हें नहीं पता? और तुझे कैसे पता होगा, तू 5 साल की है ना लाडो, तेरे आगे ये सब कुछ नहीं हुआ। वो कहती है कि माँ, इसकी शुरुआत तो हुई थी लेकिन मुझे नहीं पता ऐसा भी हुआ है। इसके बाद प्रीति रोती है, कहती है कि माँ, 10 नवाबों ने वहां पर यहाँ पर राजाओं की उपाधि ली, यानी 10 नवाब हुए, एक नवाब का दूसरा बेटा, दूसरे नवाब का तीसरा बेटा, मतलब लाइन से ये सारी चीजें चलती रहती हैं। इसके बाद ये प्रीति कहती है कि माँ, मैं वहां पर, मेरा नाम, हम एक नवाब की औलाद हैं और यहाँ पर हम करीबन 4 बहनें और 3 भाई थे, यानी 7 बहन भाइयों का परिवार था। हम में से जमानी, एक का नाम जमानी था, जमानी, मेहताब, आफताब और यहाँ पर मुमताज। मैं सबसे छोटी थी 7 बहन भाइयों में, मैं सबसे छोटी होती हूँ। और माँ, मैं सबसे छोटी होने के बावजूद मतलब बहुत अच्छे से जिंदगी बिता रही थी। मेरे 3 भाई भी होते हैं, मैं जितनी छोटी थी उतनी ही चंचल थी। तो मेरे ही महल में, यानी हमारे ही घर में काम करने वाले व्यक्ति से मुझे प्यार हो जाता है। माँ, मुझे जब उस व्यक्ति से प्यार होता है तो मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत और प्यार करती हूँ और ये प्यार हमारा परवान भी चढ़ रहा था। हम एक दूसरे से मिला भी करते थे, नजरों नजरों में हमारी बातें हुआ करती थी। अब कोई फोन तो है नहीं जो इस तरह से मैसेज पर या व्हाट्सएप पर बात करेंगे वो लोग। दोस्तों, यहाँ पर ये बताती है प्रीति कि मैं मुमताज बहुत खूबसूरत थी और मेरा नाम भी माँ मुमताज रखा गया था, यानी मुमताज मेरा नाम रख दिया गया था और मेरी सुंदरता को देखकर सभी मोहित हो जाया करते थे। हम 7 बहन भाई बहुत अच्छे से एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, एक दूसरे के दुख सुख में, प्यार में, तकलीफ में एक साथ खड़े रहा करते थे। सबके अलग अलग प्रेमी थे, बहनों के भी प्रेमी थे, लेकिन सभी वो कहते हैं ना कि नवाबों के खानदान से आया करते थे। लेकिन मेरा जो प्रेमी था वो एक गरीब परिवार का था। दूसरी बात माँ, वो प्रेमी मेरा यहाँ पर हिंदू था, लेकिन मैं क्या करूं, मैं उससे प्यार कर बैठी थी। और माँ, मुझे पता है मैं आज भी एक हिंदू परिवार में हूँ। मेरा उस प्रेमी से जब रिश्ता आगे चलता है तो अब मुझे बात करनी थी अपने इस प्रेमी से शादी करने के लिए, क्योंकि पूरी जिंदगी ऐसे चुप चुप के तो नहीं मिल सकते। इसके बाद मैं अपने पिता से कहती हूँ कि पिताजी, मेरे पिता ने कह रखा था कि जितने भी मेरे बच्चे हैं, चाहे बेटी हो या बेटा, संपत्ति का बंटवारा सब में एक बराबर होगा। दोस्तों, यहाँ पर जब ये बात मुमताज को पता चलती है तो मुमताज कहती है कि पिताजी, मेरे हिस्से की संपत्ति कब दोगे? अब पिता बड़ा मुस्कुराता है, अरे मेरी बेटी, तू अभी छोटी है, सबसे छोटी, अभी तो तुझसे बड़े बैठे हैं, कौन सी संपत्ति का बंटवारा, जब होगा जब तुम्हें दे दूंगा। तो यहाँ पर मुमताज को नहीं पता था कि इसके ये लफ्ज इसको इस तरह से इस दुनिया से दूर करेंगे। मुमताज कहती है कि बाबा, मेरी जितनी भी संपत्ति है ना अब्बू, सारी संपत्ति को मुझे दे दीजिए। मैं किसी से प्रेम करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उसके पास संपत्ति नहीं है। और आप ऐसे दामाद को या ऐसे बिल्कुल भी दामाद को नहीं चुनेंगे जिसके साथ पैसा हो। नवाब साहब खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि तुमने हमारे परिवार में दाग लगाने की कोशिश की। कौन है वो इंसान, मुझे उससे मिलाओ। यहाँ पर पहले शब्द को सुनकर बेटी घबरा जाती है, लेकिन दूसरे ही पल में नवाब साहब बिल्कुल नरम दिल हो चुके थे तो बेटी की हिम्मत बनती है। बेटी उस हिंदू के लड़के को सामने ले जाकर पेश कर देती है कि बाबा, ये है मेरा प्रेमी। वो छोटी थी ना, शायद दिमाग की भी कम कमी थी, उसे नहीं पता था। अब यहाँ पर जो पिता जब देखता है तो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तो एक नवाब खानदान की बेटी से प्यार कर रहा है, हमारे घर की आबरू को तू लूटने की कोशिश कर रहा है।
तुझे तो मैं मृत्यु दंड दूंगा। दोस्तों ये काम मुमताज के भाई को सौंपा जाता है, जिस भाई को जान से ज्यादा मुमताज यानी सम्मान दिया करती थी, प्यार किया करती थी। मुमताज को अब भी भरोसा था कि उसका भाई ऐसा नहीं करेगा। यहाँ पर नवाब साहब कहते हैं कि मेरा खानदान इतना बड़ा है, किसी को महक तक नहीं आएगी तुम्हारी। मुमताज, तुमने हमारे कुल में दाग लगाने की कोशिश की है। माँ, मुझे और मेरे उस प्रेमी को ले जाकर मेरे भाई ने बंदूक में बारूद भरा, और माँ, मेरे भाई ने, मेरा खुद का भाई, पहले मेरे प्रेमी को गोली मारता है। मुझे दिखाकर वहां पर ये सब कुछ किया जा रहा था। तभी मैं अपने भाई से कहती हूँ कि मेरे सामने मेरी जान को मार दिया, इस जान को क्यों छोड़ते हो? माँ, मैंने उस भाई की बंदूक में बारूद भरा क्योंकि मुझे भी बंदूक चलानी आती है, और अपने उस भाई के हाथों में थमाई, और वो बंदूक मैंने अपने सीने पर लगाई। माँ, ये जो निशान है ना मेरे सीने पर, मेरी जो सीने पर निशान दिख रहा है, जो बचपन से है, ये गोली मेरे उस सबसे प्यारे भाई ने मेरे सीने पर चलाई, जिसे मैं समझती थी कि वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन माँ, मैंने भी आंखें बंद कर ली। उसके बाद उस भाई को इतना गुस्सा आया और कहा कि मुमताज, तुझसे बहुत प्यार किया था, बहुत मोहब्बत की थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि तू इस तरह के गुल खिलाएगी। हमारी प्रेम कहानियां नवाब खानदानों से चल रही हैं, और तुम्हारी प्रेम कहानी एक नौकर के साथ चल रही है। इसे कौन बर्दाश्त करेगा? इसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाबा का फैसला सही है, और मुमताज, तुझे 2 गोलियां और मारता हूं। माँ, मेरे कदम इतने मजबूत हो जाते हैं कि मैं अपने कदमों पर खड़ी रहती हूँ, और मेरा भाई बारूद भरता है। उस जमाने में आपको भी पता है, बारूद भरना पड़ता था बंदूक में, और तब गोली चलाई जाती थी। ऐसा नहीं है कि आज धड़ाधड़ आप 2-3 गोली एक बार में फायर कर दो। दोस्तों यहाँ पर 2 गोली और पेट में मारी जाती हैं, जिनका आज भी निशान था इस प्रीति के शरीर पर। हैरानी की बात थी, ताज्जुब की बात थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ पर मुमताज को चैन की नींद सुला दिया जाता है, यानी मृत्यु की नींद सुला दिया जाता है। अच्छा, इसके बाद की भी कहानी बताती है। मुमताज उर्फ प्रीति कहती है कि माँ, मैं अपने शरीर से निकलकर अपने शरीर को देख रही थी, और दूसरी तरफ जो मेरा प्रेमी था वो भी मेरे साथ था, और वो भी अपने शरीर से निकलता है। हम दोनों उन्हें मारने की कोशिश करते हैं कि अब तो हम शरीर से निकल चुके हैं, लेकिन माँ, वो हमारे हाथ नहीं आते हैं। उसके बाद हम ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाने के साथ साथ हमें यहाँ पर जन्म दिया गया है माँ, और शायद हम यहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब एक नीचे भेजा जाता है हमें उसी बाद, और एक हवा के झोंके में वो विलीन हो जाता है, और एक हवा के झोंके में मैं आपके पास आती हूँ। जाने कितने सालों तक हम भटकते हैं, जाने कितने सालों तक, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये क्षण भर का समय था। यहाँ से मेरी कुछ समझ में नहीं आता माँ, और मैं आपके घर में पैदा होती हूँ, और पैदा होने के बाद मुझे 9 महीने की उम्र में ही ये सारी चीजें याद आने लगती हैं। माँ जब इस प्रेम कहानी को सुनती है तो उसकी भी आंखें भर आती हैं कि एक पिता इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। और यहाँ पर यह भी कहा जाता है इस लड़की के जरिए कि माँ, हमें ऐसी जगह पर मारा था जहां पर शायद हमारी हड्डियां भी किसी को ना दिखें। माँ, हमें चील कौओं ने खाया था। वो जमाना, वो दौर ऐसा था जहां पर कोई मर जाए तो उसके बारे में पता भी नहीं चलता था। माँ, घने ऐसे जंगलों पर, ऐसी चीजों पर हमें मारा गया था कि हमने खुद ने अपने शरीर को गिद्धों को नोचते हुए देखा था, यानी खुद ने कौवों को हमारे शरीर को खाते हुए हमने देखा था। माँ, वो पल बहुत बहुत बेकार था। हम रोते थे शरीर के पास बैठकर। उसके बाद बहुत दिन तक साथ रहते हैं, उसके बाद वो कहीं चला जाता है, मैं कहीं चली जाती हूँ, बीच में बहुत वक्त निकल गया है क्या माँ? क्योंकि आज आप बंटवारे की बात कर रही हो। माँ अपनी बेटी को सीने से लगाती और कहती है कि बेटी, अब तो नवाबों का कोई ऐसा रुतबा ही नहीं रहा है। अब तू कौन से नवाब की बात कर रही है ये मुझे नहीं पता। तुमने बहन भाइयों का नाम बताया है, ये भी हमें नहीं पता। इसके बाद ये बताती है कि माँ, मैं जिस नवाब खानदान से थी वहां पर मटकों में सोना चांदी भरा जाता था। बहुत सारा सोना चांदी था उन लोगों के पास। बहुत सारी ऐसी लकड़ियों की चीजें थी जिन पर बहुत अपार सोना था। मैं यहाँ भी ढूंढती हूँ सोने को। मैं सबसे छोटी थी तो हमेशा मुझे सबसे सुंदर गहना देकर लाकर देते थे मेरे बाबा। बहुत प्यार करते थे, लेकिन सारा प्यार 1 मिनट में हवा हवाई हो गया जब मैंने अपने प्रेमी के बारे में बताया। तो माँ, मैं उस भाई से बदला लेना चाहती हूँ।
माँ रोती हुई बेटी को गले लगाती है, कहती है कि बेटी तेरा जब जन्म हुआ है यहाँ पर वो नवाब खानदान अब बिल्कुल भी उस रुतबे में नहीं रहे हैं। हालांकि हैं वो बेटी, लेकिन अब तो रामपुर में ऐसा कुछ भी नहीं है। कई प्रॉपर्टियों पर विवाद चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तू अपने पिता का नाम बता, कौन से नवाब थे वो, कौन से थे। तो वो कहती है कि माँ मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन मैं नवाब खानदान से आती हूँ। दोस्तों यहाँ पर ये लड़की जो बता रही थी वो सत्य बता रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो रामपुर में नवाबों का परिवार था उनकी शुरुआत 1774 से 1949 तक चलती है। उसके बाद यहाँ पर देश आजाद होने के बाद इनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है। इसके बाद इन लोगों ने यहाँ पर कई केस डाले इन संपत्ति को बांटने के लिए। यहाँ पर नवाब के एक और दादा जो होते, मतलब यहाँ पर आखिरी जो नवाब होते हैं रजा अली खान जो होते हैं वो आखिरी शासक होते हैं। रजा अली खान के बेटे मिर्तजा अली खान होते हैं। यहाँ पर रजा अली खान की 6 मार्च 1966 में मृत्यु होती है। 1966 में ये जाते हैं और बेटे की मृत्यु 8 फरवरी 1982 में होती है। तो मिर्तजा अली खान भी चला जाता है। कुछ परिवार के संबंधित लोग यहाँ पर पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। तो ये सारी संपत्ति करीबन बहुत सारे लोगों में 19 परिवार के सदस्यों में संपत्ति को 29 या 19 इस तरह से कुछ होता है। तो परिवार की संपत्ति को बांटा जाता है। 10 नवाब राजगद्दी पर राज करते हैं। दोस्तों इस तरह की ये कहानी थी, लेकिन प्रीति ने जो साक्ष्य बताए थे वो सारे सत्य थे। प्रीति को रामपुर ले जाया भी जाता है तो प्रीति कुछ जगहों को देखकर माँ की तसल्ली, माँ ने सोच लिया था कि इसके दिमाग से ये चीजें निकाल कर रहूंगी। आज उन्हें सब कुछ समझ में आता है प्रीति को। तो प्रीति को जब रामपुर ले जाया जाता है तो कई स्थानों पर ले जाया जाता है जो नवाबों से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। हालांकि कुछ नवाबों की संपत्ति को जैसे लाइब्रेरी में बदल दिया गया है, तो वो लाइब्रेरी में जाती है जो सरकारी होती है। वहां पर जाकर वो आंसू बहाने लगती है कि कभी ये हमारे हिस्से में आया करती थी ये चीजें। तो दोस्तों बहुत सारी बातें, दुख होता है पैसे को लेकर। आज वो एक हिंदू परिवार में है और बहुत अच्छे पति के साथ रह रही है। उनका कहना है कि शायद मेरा वही प्रेमी होगा, ये जिसके साथ मैं रह रही हूँ मेरा प्रेमी हो सकता है। और आज मैं बहुत अच्छी और सुखद जीवन बिता रही हूँ। लेकिन कुछ सालों तक, जब तक मैं 10-11 साल की हुई थी, तब तक पैसों की चाह बड़ी अंदर थी। लगता था कि अभी कहीं से पैसे आ जाएं तो उन पैसों को मैं इस्तेमाल करूं, मतलब मैं खर्चीली बहुत थी। तो दोस्तों ये थी कि नवाबों की बेटी का हुआ पुनर्जन्म। अब वो लोग कहाँ जाएंगे जो लोग ये कहते हैं कि भाई ऐसी चीजें नहीं होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेरिका, लंदन, आप जहां से भी कोई भी चीज उठाकर देख लीजिए, बहुत जगहों से यहाँ पर पुनर्जन्म हुए हैं। तो इन्हें कैसे झुटला सकते हैं। यहाँ तक कि आपने लंदन का वो जन्म भी देखा होगा जो कि यहाँ पर जो लंदन की एक लड़की होती है और बाद में जाकर वो मिस्र जाकर रहने लगती है। वो पहले मिस्र में ही रहा करती थी। 3000 साल बाद उसका जन्म हुआ था। मेरे चैनल पर आपको वो कहानी मिल जाएगी। तो भैया ये कहानी सत्य होती है। क्या कहोगे इन सब के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब यहाँ पर उन लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं। पर्वत दास भाई बहुत बहुत धन्यवाद। रूपा बहन बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील सैनी बहुत अच्छे भाई हैं। योग माया साहू बहुत अच्छी बहन है। तुलसी शर्मा बड़े भाई हैं, बेटी कहकर बुलाते हैं। आशा गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश नारायण बहुत बहुत धन्यवाद। अजय योगी बहुत अच्छे भाई हैं। नारायण स्वरूप बहुत बहुत धन्यवाद। चित्तौड़गढ़ से सौभाग्यवती भवा, यानी इनकी आईडी का नाम है। बबीता सिंह दिल्ली से बहुत अच्छी बहन है। अंजना कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। सरयू बाला बहुत प्यारी बहन है हमारी। लक्ष्मी बहन बहुत बहुत धन्यवाद। रीना गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। आशा शर्मा बहुत प्यारी बहन है। भूपेंद्र सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं, हमें बिटिया लाडो राधा रानी कहकर बुलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। मिष्टी सोनी मेरी भतीजी है। हिमांशु सोनी मेरा भतीजा है। लूना राम मोदी बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। रेणु भाव बहुत बहुत धन्यवाद। पूरब बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र दीक्षित भाई कैसे हो आप, आपके कमेंट आते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐश्वर्या माँ आप भी उपस्थिति दिखा दिया करो अपनी बेटी को। तारा देवी दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है हमारी, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, रेगुलर कमेंट करती हैं। शकुंतला बहन भी रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद शकुंतला बहन। कैसे हो आप यहाँ पर SG गोपाल बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति नागपाल बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति श्रीवास्तव मेरी बहुत प्यारी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। KB ज्यादा राजकोट बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। जयश्री बहन का कल मैंने नाम लिया था। कैसी हो प्यारी बहन आप,
आपका ढेर सारा शुक्रिया अदा। आप बहुत प्यार भरे कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर राजकुमार निर्मलकर भाई बेटी कहकर बुलाते हैं हमेशा। यहाँ पर उषा, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। शकुंतला बहन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं और दोबारा इनका नाम आया है, 2 शकुंतला हैं। सीमा लखनऊ से बड़ी बहन है, इनके पति बहुत बीमार हैं, कैंसर की बीमारी है। अनिल सावलिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन, कैसी हो। महेंद्र पांचाल, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर तारा देवी दोबारा हैं, तारा देवी दिल्ली से। सुरेंद्र पाल कौर, बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सुशील सिट, बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू मिश्रा, बहुत प्यारी बहन है, मीनू मिश्रा हमेशा कमेंट करती हैं। राधा मिश्रा भी हैं एक हमारी बहन, वो भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। ललिता यादव हरियाणा से, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारी माँ, कैसे हो आप। रमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता माँ, 2-3 दिन से आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं। रामायण कुशवाहा, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल व्यास भाई, बहुत अच्छे भाई हैं। यशवंती माँ कहती हो कि मेरा नाम नहीं लेते, क्यों नहीं लेते माँ, आप हमारी माँ हो, कैसी हो, सेहत ठीक है आपकी। खम्मा घनी, बहुत बहुत धन्यवाद। खम्मा घनी, बहुत अच्छा नाम है ये। खम्मा घनी नाम नहीं है, शायद आईडी का नाम होगा। बिटी का बॉस, बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। हरीश नारायण, बहुत बहुत धन्यवाद। गीता उपाध्याय, कैसी हो बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लाला कैसे हैं, श्री कृष्ण कन्हैया। राजा राम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री देवी, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सरोज बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है। मधु उपमन, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति श्रीवास्तव, दोबारा नाम आया है, बहुत प्यारी माँ है। श्रद्धा शर्मा, मेरी बहुत प्यारी बहन है। सुमित्रा पौर, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत उम्दा कमेंट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट इनके होते हैं। ऐश्वर्या, एक और बहन है हमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद भाई भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद भाई, कैसे हो आप, आपका एग्जाम कैसा आया, आपने बताया नहीं। और यहाँ पर मेरा जो भी परिवार है वो मुझ पर बहुत अच्छे कमेंट करता है, बहुत प्यार, लाड दुलार, स्नेह से मुझे रखता है। मधु उपमन माँ, बहुत प्यार करती हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। और मेरी बिमला दलाल माँ, ऐश्वर्या माँ, बिमला दलाल माँ, कैसे हो आप बहुत अच्छे कमेंट करती हो, बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा अरोड़ा दिल्ली से, मेरी प्यारी माँ, हमेशा बहुत अच्छे कमेंट करती है। थैंक यू मेरी प्यारी माँ। पूरा परिवार ना बहुत अच्छा है, जितनी तारीफ करूँ परिवार की उतनी ही कम है। मेरा परिवार बहुत अच्छा है, आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। और आपको एक खुशखबरी देनी है, 2 दिन में मेरा YouTube बटन आ जाएगा और सभी साथ मिलकर उस YouTube बटन को खोलेंगे, साथ बैठकर। उस दिन YouTube के बारे में और बटन के बारे में ही बात होंगी और मैं आपको बताऊंगी कि कहां से हमारी जर्नी शुरू हुई थी और कहां तक हम पहुंच चुके हैं। तो कितनी खुशी है मेरे YouTube बटन आने की, अपनी खुशी जाहिर जरूर करना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय